फैन बंद कर भैया, आवाज नहीं। कहाँ तक हुआ फिजिक्स में? फिजिक्स में कहाँ तक कंप्लीट हुआ तुम लोगों का सिलेबस? एसएचएम स्टार्ट हुआ है, थर्मोडायनामिक्स दोनों पैरेलल चल रहे हैं क्या? ओके, ऑफलाइन में थर्मोडायनामिक्स तो एक ही पकड़ के कंप्लीट करते हैं हम लोग पहले, ठीक है? क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना इसमें बताया है, ठीक है? सिलेबस को कंप्लीट करेंगे सर, ठीक है? तो या तो थर्मोडायनामिक्स या तो ऑसिलेशन पकड़ लेते हैं हम लोग और इसको पहले कंप्लीट करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। एक ही चैप्टर जो हम लोग इसको पकड़ेंगे तो इसी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो दोनों चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो। तो चलो ऑफलाइन में क्या चल रहा था? थर्मोडायनामिक्स कहाँ तक हुआ? थर्मोडायनामिक्स साइक्लिक प्रोसेस हो गया क्या? कुछ पूछोगे? जरा स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा। जैसा तो कुछ है ट्राई कर दो, ठीक है? तो ये है साइक्लिक प्रोसेस का रिजल्ट। तो तुम लोग ने पीवी इंडिकेटर डायग्राम देखा होगा, बनाया होगा, है ना? स्टेट 1 और स्टेट 2 है ना? स्टेट 1 है, स्टेट 2, ठीक है? S1 स्टेट 1, S2 स्टेट 2। ये यहाँ से इस तरीके से गया है, ठीक है? और ये साइक्लिक प्रोसेस है क्या? जैसा तो नेट वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेट वर्क डन की वैल्यू बताओ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कैसा है? क्यों होगा पॉजिटिव? क्लॉकवाइज है ये। चेक करके देख सकते हैं कि इसको किसका एरिया ज्यादा दिख रहा है? ऊपर वाले का एरिया ज्यादा दिख रहा है ना, है ना? ये वाले का एरिया ज्यादा है और नीचे वाले का एरिया कम है। माइनस कर देंगे हम लोग तो कैसा ये क्लॉकवाइज है, ठीक है? क्लॉकवाइज अगर ऑर्बिटल होता है इसको किस तरीके के मशीन बनाने में यूज करते हैं? लिखा था इस बात को। एंटी क्लॉकवाइज भी बता सकते हो तुम लोग? अगर ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, दिस इज स्टेट S1 एंड दिस इज स्टेट S2, तो तुम लोग ग्राफ इस तरीके से देखते हो और कहते हो ये। अब बताओ नेगेटिव ऑर्डर, बेसिकली नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? कंप्रेशन ऑफ गैसेस, ठीक है? या वर्क डन ऑन द गैस, सब एक ही उसी का नाम। यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस, ठीक है? या फिर गैस का एक्सपेंशन, ठीक है? केमिस्ट्री में थोड़ा उल्टा हो जाता है, पढ़े हो जाएगा तो, ठीक है? अब मुझे बताओ यहाँ पे नेट वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है? तो मुझे बताओ ये मतलब जो प्रोसेस है, जो साइक्लिक प्रोसेस तुम लोगों ने पढ़ रखे हो, इसका कोई एप्लीकेशन है क्या? बोलो। तुम लोगों को टॉपिक दिया गया हुआ हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, याद? हीट इंजन आगे पढ़ेंगे अभी हम, किया नहीं हो ना? चलो ठीक है। तो एक टॉपिक है तुम लोगों में हीट इंजन, ठीक है? यदि तुम लोग देखे होंगे तो पता होगा, ये तो आगे तो देखिए जो तुम्हारे पास पॉजिटिव ऑप्शन जो यहाँ पे है, जो क्लॉकवाइज के लिए कैसा है? ये पॉजिटिव ऑप्शन है क्या? ये कैसा है? ठीक है? तो ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। इट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन। डिटेल में बताएंगे कैसे होता है ये, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ रखा है इसलिए मुझे लिखना पड़ा यहाँ पे। ये किसके लिए है? हीट इंजन। याद रखिएगा दोनों चीजों को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया है? नहीं हुआ है? ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरो हो चुका है तो ठीक है, तो जीरो के बाद एक ही आता है, तो ये स्टार्ट करते हैं। कैसे टोटल, ताकि तुम्हें पता पड़ना चाहिए कि हाँ भाई ये जो हीट इंजन का है इसका होता क्या है, क्या क्या चीज है। तो मेरे ख्याल से अगर तुम साइक्लिक प्रोसेस बता रहे हो तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें पता होगा। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी है?
हाँ ठीक है, तो हीट सप्लाई किससे कन्वर्ट हुआ? वाटर, ठीक है। अगर ऐसा है तब तुम लोग मुझे क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला बता सकते हो यहाँ से? क्या ये वॉल्यूम हीट सप्लाई के बराबर है क्या? ये सब क्यों है? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कई बार लोग ऐसे लिखते हैं मैं पहुंचता हूँ धीरे धीरे यहाँ पे। तो इसी को मैं तुम लोग कहते हो कि सर ये जीरो हुआ है कब? साइक्लिक प्रोसेस में, नहीं है क्या? साइक्लिक अभी तो कहते हो कि हाँ ये इसके बराबर है, तो डी क्यू पूरा होता है। ये इतना आइडियल प्रोसेस है कि ये प्रोसेस इस तरीके का इंजन बनाना ही मुश्किल है हमारे। ऐसा कोई भी मशीन नहीं बना कि पूरा एनर्जी दे दो 100% और एफिशिएंसी 100% हो जाए, है क्या? ऐसा नहीं है। काफी आइडियल सिचुएशन है। तो चलो ये सब थोड़ी थोड़ी बात तुम लोगों ने जान रखा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी पता होगा। बता सकता है क्या साइक्लिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला? नहीं बता सकते? ओके, तो तुम लोग कितना नहीं ये साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा तुम लोगों ने ये पढ़ रखा है ना आइसोकोरिक आइसोबैरिक? तो मुझको एक बात बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? हाँ सही है, सही बताया, ठीक है। वॉल्यूम का वो किसके बराबर था वॉल्यूम? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो क्या चीजें नहीं बदला? इंटरनल एनर्जी नहीं बदला, तब बनाइए है ना? कर रखे हो तो ठीक है। तो आप बताओ, तो हीट सप्लाई का भी फॉर्मूला, तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में हीट सप्लाई दिया रहता है, हम तो कहते हैं कि हमें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, तो कहेंगे कोई बात नहीं, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है तो क्या हो गया, ये इसके बराबर तो है ln of V2 divided by V. Yes or no? So be careful about this one. Heat supply can directly be written in this form. Isothermal heat. चलो अब मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। ये चीजें तुम लोग कर रहे थे तो हम यूज कर दिया मैंने। अब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक, तो बेटा देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ ठीक है, मैं आगे से इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा। फर्स्ट लॉ समझ आता है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स लिखा, ठीक है। ओके, तुम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट कर लिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है? डायटोमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए हाँ वही ट्राइएटॉमिक, सही है, ठीक है। 6 और 7, ठीक है, ऐसे करके हम लोग लेंगे। ट्राइएटॉमिक दो तरीके के होता है, लीनियर ट्राइएटॉमिक, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर रहेगा तो 2 नहीं ऐड होगा क्या? 5 + 2, सोचो। लीनियर रहेगा तभी 6 बता रहे हो तुम लोग, नहीं समझ रहे क्या? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा बनता है क्या? ये सब लोग क्या ये लीनियर है क्या? 3 डायमेंशनल है ना? अगर ये रोटेट करता है या इसकी कुछ अपनी वेलोसिटीज रहती है तब तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने लेते हो? मस्ट बी 7 एंड इट मस्ट बी 6। वो वाइब्रेशनल को कंसीडर नहीं किए होंगे, ठीक है, ठीक है। वाइब्रेशनल लिए थे क्या? तब ठीक है, तब 5 है, ठीक है। वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं किए थे शायद तुम लोग। कब करते वाइब्रेशन को कंसीडर? टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है।
चलो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम लोगों को पता है, तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देखो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखो इसको पहले लिखो फिर समझाता हूँ। द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, conservation of energy for the gaseous system, on the gaseous system, conservation of energy for the gaseous system is given by it consists of three different parameters, पहला पैरामीटर हीट सप्लाई, सेकंड वन इंटरनल एनर्जी, नंबर थर्ड वर्क डन। अब अगर ये आ जाता है तो थर्मोडायनामिक्स से अच्छे तरीके से काम कर सकता है ये, और तुम लोगों ने पढ़ा होगा फिजिकल एनर्जी, है ना। चलो यार देखो क्या लिखा मैंने, ये हीट सप्लाई, ये कह रहा है कि हमें तो पता है नाइट से बढ़ जाएगा, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, आप किसी भी फॉर्म में इसको चेंज कर दीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले वो लॉस हो जाए या ट्रांसफर हो जाए, हम सबको कंसीडर करेंगे तो बन जाएगा। तो देखो ये बेसिकली हमें बताता भी यही है कि किसी सिस्टम को अगर लेट अस कंसीडर दिस इज अ सिस्टम जिसमें गैस भरे हुए है, ठीक है, तो इसको बाहर से मैंने हीट दिया है, यहाँ से हीट सप्लाई, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, गैस अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा पहले, जिसको कहेंगे इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना, क्या कहेंगे इसको हम, इंटरनल एनर्जी, और इसके बाद गैस या तो एक्सपेंड करेगा या तो कंप्रेस करेगा, और गैस कभी भी इस तरीके की चीजें करती है तो हम कहते हैं कि वो वर्क डन किया, किलो पैरामीटर देखो क्या है ना, हीट सप्लाई को क्या लिखेंगे, यू, चेंज के लिए यहाँ पे हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं डी या डेल्टा, अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या तुम मुझे इसका इक्वेशन बना सकते हो, फॉर्मूला वन किसके बराबर, du प्लस क्यों हुआ ऐसा, इनपुट एनर्जी यही है ना, है क्या, ये क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, ये वर्क डन दिया, आउटपुट दिया, तभी तो तुमने लिख दिया बराबर दोनों है, तो क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि आपने जो हीट सप्लाई किया है वो हीट दो तरीके से कोई बॉडी यूज किया है, वो बॉडी दो तरीके से यूज किया है, तो पहले क्या किया होगा, बॉडी ने अपना खुद का टेम्परेचर बढ़ाया और घटाया होगा, बाद में वो वर्क डन करता है, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं। ये भले हमें देखने में काफी आसान लगता है, ठीक है, लेकिन इसका अगर हम लोग ज्यादा इसके को नहीं पकड़ेंगे हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हर फेनोमेना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है, ठंडे में हम लोगों को क्या करते हैं कि रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता है, करता है जब ज्यादा ठंड रहता है, ठीक है, तो खुद की काश धूप निकलने तो बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो हमारा बॉडी क्या रहता है, ठंडा रहता है, जैसे धूप में जाते हैं तो हीट सप्लाई हुआ, ठीक है, हमारे बॉडी को गर्मी मिला तब हम हाथ पर इस तरीके से हिलाते फिर काम करने के लिए, ठीक है। पहले क्या किया, हीट जैसे मिला धूप से हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज, दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब जब हमारे बॉडी का पूरा एनर्जी आ जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, तो देखिए काम करने वाला आदमी को ज्यादा ठंड नहीं लगता है, क्या होगा,
ठीक है। तो ये गैसेस के रिस्पेक्ट में है, ये किसके रिस्पेक्ट में बनाया मैंने, गैस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब गैस किसी भी तरीके का हो सकता है, डायटोमिक और मोनोटोमिक। ठीक है, तो चलो मैं वन बाय वन सबको एक एक करके डिटेल में बात करने वाला हूं। तो हेडिंग डाउन सबसे पहले तीनों पैरामीटर में पहला पैरामीटर है हीट सप्लाई। लिखो नंबर वन हीट सप्लाई एंड करके लिखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहला पॉइंट क्या है इसका, हीट सप्लाई एंड specific heat capacity. Specific heat capacity. पहला पैरामीटर को हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं, इसके बाद दोनों पैरामीटर जो बचे होंगे इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो तुम लोग इसको जानते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किससे से इंडिकेट करते हैं इसको, एस। क्या तुम लोग इसको मुझे फॉर्मूला बता सकते हो क्या, नीचे क्या लिखा है, एम डेल्टा टी, याद है या भूल गया, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, निकालो यहां से, जूल केजी डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन, क्योंकि दोनों का डिवीजन एक जैसा होता है। तो ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल और केजी डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाले और अच्छे तरीके से बनाते तो वो देख देते केंद्र में मतलब जो क्या करें ऐसे ग्राम और ये डिग्री केल्विन ऐसे करते हैं, सब तो इसी के यूनिट है ना। ठीक है, हाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, ये बात है। तो ऐसे जब सिचुएशन आएगा तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। फिलहाल तुम लोग जानते हो इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बिलो ऐसे लिखा, बिलो कैलोरीमेट्रिक पढ़ रखे हो तुम लोग, ओके। लिखो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड we use specific heat capacity, specific heat capacity, heat capacity, specific heat capacity। ठीक है, तो अगर ऐसी बातें हैं तो तुम लोग हीट सप्लाई का फॉर्मूला क्या लिखोगे, एमएस डेल्टा टी, तुम लोगों ने डेफिनेशन देखा होगा तो समझ में आना चाहिए कि एम का मतलब क्या होगा और ये किसके लिए अप्लाई किया जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या डेफिनेशन बनाए थे कि यदि किसी बॉडी में उतना हीट सप्लाई करे जिससे कि उस बॉडी के 1 केजी मास का 1 डिग्री टेंपरेचर इंक्रीज हो जाता है, ऐसे कंडीशंस में उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। आयरन के लिए अलग होगा, हो सकता है आयरन 100 जूल एनर्जी लेकर के तब 1 डिग्री टेंपरेचर बढ़ाया होगा। ठीक है, तो आयरन का मास कितना होना चाहिए उस समय में, 1 केजी। ठीक है, हो सकता है एल्यूमिनियम के लिए हमें सिर्फ क्या बोलते हैं 75 जूल एनर्जी ही सप्लाई करना पड़ा, उस केस में क्या कर दिया इसने 1 केजी आयरन का टेंपरेचर कितना इंक्रीज हो गया, 1 केजी, सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बातें किसके लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड और लिक्विड के लिए, लेकिन गैस के लिए नहीं होगा। लिखा लिखो फॉर गैसेस, ठीक है, gases we use molar specific heat capacity। किसी से इंडिकेट करोगे इसको, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नाम सुना है ना, किसी से इंडिकेट करते हैं, सी से, सही लिख लीजिए सी। तो जैसे जैसे इसका फॉर्मूला बना हुआ है वैसे वैसे इसका फॉर्मूला बनेगा, लेकिन क्या चीजें बदल जाएगा इसमें, हाँ क्यों आएगा, वो तो ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल है, क्यों लिखेंगे उसको मोल के फॉर्म,
ऐसा इसीलिए है कि हर गैस का अपना अपना एटॉमिक मासेस होते हैं। 1 किलो ऑक्सीजन ले लो और 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, दोनों को मास तो बराबर है। अगर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो दोनों के लिए सप्लाई हीट एक जैसा नहीं आएगा, ठीक है। टेम्परेचर का भी इंक्रीमेंट एक जैसा नहीं होगा। तो वहां पे हमें गैस के मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करना पड़ता है कि ये पता लगा ले भाई कि उस 1 केजी गैसेस में कितने मोल्स होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए अलग से n की वैल्यू आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग से n की वैल्यू आएगा। इसलिए हम लोग गैसेस को किस फॉर्म में हम लोग मेजर करते हैं, मोल्स के फॉर्म में। मास वाले कंसेप्ट यहाँ पर से खत्म हो जाते हैं, ये सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के लिए ही वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, वी यूज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से, ठीक है। देखो सो फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, for n number of moles of a given gas. So for n number of moles of a given gas having molar specific heat capacity is C, having molar specific heat capacity is C. The supplied heat Q का फॉर्मूला हो जाएगा MC डेल्टा T। ठीक है, Q is equal to MC delta T। ठीक है, अच्छा C का ऐसा यूनिट क्या होगा, बनाओ यहाँ से। हाँ, जूल पर मोल कैलोरी, ठीक है, बना लेंगे आसानी से। फिर भी लिख लो, ऐसा यूनिट ऑफ C इज, फॉर्मूला को अगर सिंपलीफाई करोगे तो उसे लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस और द कैलोरी, ऐसे ऐसे ये भी लिख लो, और जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। हो गया ये। अच्छा बताओ, मैंने किसका फॉर्मूला लिखा है, ये है किसका फॉर्मूला, बताओ मुझको। हीट सप्लाई का कहाँ यूज करोगे इसको, वो तो यूज करेंगे गैसेस स्टेट के लिए ही है। कौन से टॉपिक के लिए इसको यूज करने वाले, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में किसका फॉर्मूला हुआ है, हीट सप्लाई का, ठीक है। हमेशा याद रखना इस बात को, फॉर्मूला कंफ्यूजन आएगी अभी। कब अप्लाई करना है इसको, तो जहां पे अगर फॉर्मूला दिख जाए तुम्हें या क्वेश्चन में हीट सप्लाई पूछे तुमसे, ठीक है, तो पता करो नंबर ऑफ मोल्स कहां-कहां है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने वाले तब बेवकूफ तो होगा नहीं, वो क्या कर देगा, n को इस फॉर्म में लिख देता है, जो तुम लोग जानते हो क्या क्या होता है, n अपॉन na, है ना। सो बी केयरफुल अबाउट दिस वन। तुम यहां से तुम्हें n कन्वर्ट करो फिर यहां लेकर जाओ, ठीक है। मैं दूंगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन से थोड़ी देर। तो पहला पार्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यहाँ पे इसको कंप्लीट होता है, जो कि Q की वैल्यू क्या दी है, NC डेल्टा T। C होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, N इज द नंबर ऑफ मोल्स। N का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ऊपर क्या है, नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिवाइडेड बाय, ठीक, चलो नेक्स्ट लिखो। दूसरा नाम क्या लिखा मैंने, पैरामीटर में दूसरा किसका है, इंटरनल। So first law of thermodynamics में दूसरा पैरामीटर है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को चेंज अगर रहेगा तो डेल्टा Q से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी
लिखो द इंटरनल एनर्जी of any system of the system, yes, of the system, is identified by observing the change in temperature or change in phase. Change in phase. ठीक है, कोई सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, क्या उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ या नहीं? पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होगा ना? टेम्परेचर भले कांस्टेंट है इसका, कैसे पता किया? फेज बदल गया, स्टेट चेंज हो गया इसका, ठीक है। सिमिलरली मान के चलो हमारे पास ग्लास में पानी, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और एक ग्लास में पानी है, पानी को गर्म करते हैं उसको हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, क्या इंटरनल एनर्जी बदला? बिल्कुल बदला है, ठीक है। इंटरनल तभी ना पता है कि बॉडी में क्या होता है, अगर ठंडा में रहते तो धूप निकलती तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ध्यान से देखोगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या होता है? किसी गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, और बेसिक में जाओ इसको कैसे पता किया? हाँ, ये बड़ी बात है सर। मॉलिक्यूल्स का जब भी किसी भी चीज का टेम्परेचर ज्यादा होता है उसके वाइब्रेशन ज्यादा होता है। अभी तो फटाफट बता दिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा तो उसको वाइब्रेशन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो दरअसल कहाँ से आता है? यही सब कंसेप्ट है। अगर चाय में तुम उंगली डालते हो, तुमको लगता है कि बाप रे बहुत गर्म है चाय, तो उंगली क्यों लगाई सर? चाय बहुत गर्म है, तुमने उस एक कप चाय में अपनी उंगली डाली, तुम्हें पता ही नहीं था, फिर तुमको अरे बाप रे बहुत गर्म है चाय, कैसे पता पड़ा है चाय गर्म है? सोचो, चाय के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस और ऑसिलेशन इतने ज्यादा है कि तुम्हारे मॉलिक्यूल्स को बहुत तेजी से टकराते हैं, समझ रहे बात को? तो क्या कहेंगे? चाय का इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, फ्रिज में कोई फल रखा हुआ है, फ्रूट है, उसको निकालो, उसको तुम टच करते हो, कहते हो अरे बाप रे बहुत ज्यादा ठंडा है, क्यों? हाँ, ऑसिलेशंस कम है उसके, क्या कम है? ऑसिलेशंस कम। तब तुम लोगों को बताते थे फर्स्ट टर्म या फिर टेम्परेचर वाला जो कंसेप्ट सर बताए होंगे कि कितना इतना का टेम्परेचर रेंज होना चाहिए तो उसमें कंसीडर करते हैं, अदरवाइज नहीं कंसीडर करते, पता था ना सर? ठीक है, तो सुनो मेरी बात। तो बेसिकली बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन से डिसाइड होते हैं, ठीक है। कॉलिजन से ज्यादा इंटरनल एनर्जी ज्यादा। कॉलिजन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हीट दे दो, गैस में चढ़ा दो पानी को, हीट सप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स करके, अच्छा फ्रिज में रख दिया चीजों को, अब क्या हुआ? मैंने गर्म दूध को रख दिया फ्रिज के अंदर, अब बताओ गर्म दूध था, पार्टिकल्स के ऑसिलेशन ज्यादा थे, मैंने उसको फ्रिज में रख दिया, 1 घंटे के बाद बोला अरे बाबू बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, बताओ क्या हुआ होगा? हाँ, दूध के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस और ऑसिलेशन सारे के सारे कम हो जाते हैं। तो तुम लोग कहोगे अच्छा अच्छा इतने कम हो गए तो सर आप तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 थे, क्या 3 ले ले क्या? यस और नो? अरे बोलो, मान के चलो कि दूध के मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास वो डायटोमिक है, कंसीडर कर लो, ठीक है। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? क्यों हुआ 5? 3 ट्रांसलेशनल, क्यों लिए रोटेशनल? हाँ, रोटेशनल भी किसी भी चीज के अंदर ये तभी आता है हमारे पास जब उसके पास एनर्जी ज्यादा हो। एनर्जी ज्यादा हो तभी वो अलग अलग डायमेंशन में एनर्जी को खर्च करते हैं, ठीक है। तो जैसे तुम वही डायटोमिक मॉलिक्यूल्स अगर तुमने उसको ठंडे प्लेस में रख दिया, इतना ज्यादा ठंडा में रख दिया, उसका टेम्परेचर गिरते 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 हो गया माइनस में चला गया, उसका टेम्परेचर गिरते गिरते कहाँ चला गया? माइनस में चला गया, इतना ज्यादा टेम्परेचर डाउन चला गया कि अब रोटेशनल मोशन कंसीडर करने लायक नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे केस में क्या चीजें का उसका कंसीडर किया जाएगा?
सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 से कम हो सकता है क्या? बताओ क्यों नहीं होगा? क्या हाँ सही बता रहा है। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताता है कि एनर्जी कौन से डायमेंशन में चला गया है। ठीक है, तो हमारे आंखों को दिखता है भले 3 लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो फटाफट बता देते हैं। अच्छा ट्रांसलेशनल है तो 3 एक्सिस में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है, रोटेशनल भी कंसीडर करते हैं, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सब आपस में इंटरलिंक्ड है, दिख रहा है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी बढ़ गया होगा और ज्यादा बढ़ा है, वाइब्रेशन कंसीडर कर लिया होगा। ठीक है, इसलिए तुम लोगों को जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बताया गया कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए तो क्या होगा? सब खत्म हो जाए, किसी भी तरीके का कोई मोशन नहीं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो गैलेक्सीज हो, चाहे वो सब एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर ही पार्टिकल्स क्यों ना हो। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है हमारे पास, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में कोई भी चीज का मोशन बंद हो जाने पे किसी भी तरीके का कोई ऐसे सब डेड पड़ जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स का मोशन कंप्लीट बंद हो जाएगा। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ सन, गैलेक्सीज मोशन, हमारा तुम्हारा चलना, सब चीजें बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी इसके 0 हो चुके हैं। ठीक है, इंटरनल तो कैसे पहचानेंगे इंटरनल एनर्जी को? सो तुम लोगों को पता होगा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, यू का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, F/2 एनर्जी के फॉर्म में भी लिखते हैं हम लोग, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में लिखा था क्या? हाँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में लिखा था ना। मुझको उसका जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। क्यों लिखा है फॉर्मूला है, समझ में है ना? क्योंकि तुम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी में पढ़े थे कि यही तो था काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। किसकी वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर वेलोसिटी आने के लिए कंडीशन क्या हो सकते हैं? हीट दे दीजिए, क्योंकि आप तो मॉलिक्यूल्स को टच कर नहीं सकते कि आप उसको हाथ से धक्का दे नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें याद रखना है। ठीक है, F/2 एनर्जी। सो लिखो, if there is ठीक है, if there is delta T change in temperature, so change in internal energy can be written as a degree of freedom by 2 number of moles universal gas constant into delta T. ठीक है, देखो ऑल्सो यदि टेम्परेचर का चेंज हमें दिख गया आंखों से T1 और T2 जैसे, ठीक है, देखो if the change in temperature, if the temperature changes from T1 to T2, ऐसे केस में तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का होगा NR, सॉरी F/2 NR T2 minus T1। ठीक है, अगर किसी तरीके से इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब क्या समझोगे तुम लोग? हाँ, टेम्परेचर डाउन हो गया। ठीक है, तो जो एप्पल बाहर रखा हुआ है, दो एप्पल फ्रिज में रखा हुआ है, किसका इंटरनल एनर्जी कम या नेगेटिव में जाने के चांस है? जो फ्रिज में है। बात समझ? लिख लो इस बात को भी, आगे काम आएगा। फॉर नेगेटिव डेल्टा यू the internal energy is decreased, the internal energy is decreased। ठीक, इसका उल्टा for
हाँ प्लस डेल्टा यू, ठीक है, प्लस डेल्टा यू इंटरनल प्रोडक्ट increases. अच्छा, किसी तरीके से पहला वाला जो पैरामीटर था उसका क्या नाम था? फर्स्ट पैरामीटर का अगर हीट सप्लाई नेगेटिव हुआ तो उसमें नहीं लिखते हैं ये पॉइंट। बोलो नेगेटिव रहा तो हीट सप्लाई हुआ या हीट लिया गया? हाँ हीट लिया गया। याद रखना बुक में जब पढ़ोगे अलग अलग रेफरेंस बुक में वहां पे ये वर्ड यूज होता है, देयर इज अ हीट रिजेक्शन, ठीक है पढ़ोगे तो वहां पे हीट रिजेक्शन का मतलब किससे ऐड करके देखना है तुम्हें? पैरामीटर फर्स्ट जो है उसके साथ हीट सप्लाई ही है लेकिन उससे हीट निकाला गया है। तुम अगर दरअसल देखोगे तो ये कंडीशन बिल्कुल फ्रिज जैसा ही है। फ्रिज में रख दिए सेव को मैंने, तुमसे क्या करते हैं हीट ले लिया ना तब ना ठंडा हुआ है तो वो हीट रिजेक्शन कहलाएगा। तो हीट रिजेक्शन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में रहेगी, ठीक है। तो वो वाला पॉइंट वहां पर लिख देना फॉर नेगेटिव हीट सप्लाई, पहले वाले में लिख लेना, मैंने छोड़ दिया याद नहीं है, ठीक है। फॉर नेगेटिव हीट सप्लाई, ठीक है, मैं दोनों वर्ड यूज करता हूँ। फॉर नेगेटिव हीट सप्लाई it is called, for negative heat supply it is called the rejection of heat, it is called the rejection of heat. चलो आगे बढ़ो। हो गया ये? चलो तीसरा पैरामीटर क्या है? ठीक है, क्या था वॉल्टेज का फॉर्मूला? E डेल्टा, ठीक है। Third parameter is work done. ठीक है, सिस्टम की बात है कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता क्योंकि तुम लोग पढ़ रखे हो फॉर्मूला, तो मैं बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ? वर्क का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं? x dx लिख देता हूं, ठीक है। फोर्स को क्या लिख सकते हो? प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx, क्या बनाता है ये? क्या लिख देंगे? चेंज इन वॉल्यूम, ओके ठीक है। प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, किसका चेंज तुम्हें वॉल्यूम बताता है? वॉल्यूम। क्या प्रेशर का चेंज बताएगा? क्या नहीं बताएगा, ठीक है। बात तो क्लियर है बिल्कुल। अगर हमारे पास 1 kg आइस है उसको पिघलने के लिए छोड़ दिया रूम टेम्परेचर, वॉल्यूम हुआ या नहीं? 1 kg आइस है, यही कर दिया मैंने, थोड़ी देर के बाद दिखा ये तो पूरा पिघल गया, तो बताओ वॉल्यूम हुआ या नहीं? वॉल्यूम का कंडीशन है क्या? हाँ तो क्यों नहीं पकड़ता बात को? तो क्या वॉल्यूम चेंज हुआ क्या उसका? एक कटोरी में रखो ऐसे भर, पूरा भर करके छोड़ दो उसको, क्या पानी बाहर निकल जाता है कि उतने तक ही रहता है? रहता है वही तक। वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? समझ रहे हैं आपको? क्या वॉल्यूम हुआ वहां पे? नहीं हुआ वॉल्यूम, इसलिए याद रखना क्या इंडिकेट करेगा इसका? चेंज इन वॉल्यूम। सो चेंज इन वॉल्यूम, volume only indicate the change in volume, only indicate the work done.
बाकी सारी बातें लिख रखे हो तुमको, इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट लिखा हूँ। अगर वर्क डन पॉजिटिव होता है तो इफ दिस इज अ पॉजिटिव वर्क डन, व्हाट यू कैन से अबाउट द गैस? एक्सटेंशन ऑफ गैस और work done by the gas, work done by the gas. Okay, and similarly the second point is the negative work done, compression. Compression of gas. Work done on the gas. Work done on the gas. ज्वाइन करेंगे। बाकी जितने भी स्टूडेंट है रीज्वाइन कर लो एक बार।